अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं MTH 501 का मैट्रिक्स इक्वेशंस। अच्छा जी, पीछे हमने वेक्टर इक्वेशंस पढ़ी थी, उसी से हमारा आगे टॉपिक निकलता है मैट्रिक्स इक्वेशन का। उसमें हमने क्या पढ़ा था, लीनियर कॉम्बिनेशंस पढ़े थे कि आप इस तरह से एक वेक्टर होता है, उसको किसी कांस्टेंट के साथ, जैसे C1 V1, एक और वेक्टर है V2, उसको किसी दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल टू अनदर वेक्टर होगा, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से अब आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है एक मैट्रिक्स का, ठीक है, और एक वेक्टर का। यानी यहाँ पे तो दोनों वेक्टर्स होते थे ना, लेकिन यहाँ पे मतलब एक वेक्टर को एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे वेक्टर को आपने कांस्टेंट से नहीं, बल्कि वेक्टर को आपने एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। वो मैट्रिक्स ए है, साथ में वेक्टर एक्स होगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आपने इसी तरह से बी के इक्वल रख देना है। तो ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखनी है। और इसमें जो ए है ये एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर m क्रॉस n, m क्रॉस n से मुराद इसका ऑर्डर कोई भी रोज और कॉलम्स हो सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो x होगा यहाँ पे ये वेक्टर होना चाहिए, और वेक्टर का आपको पता है ना ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस 1 होता है। यानी नंबर ऑफ रोज तो चेंज हो सकती हैं। अब आर स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 रोज हो जाएंगी, आर क्यूब है तो 3 रोज हो जाएंगी, लेकिन कॉलम हमेशा इसमें एक ही रहेगा। लेकिन जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जितनी मर्जी रोज और कॉलम्स इसके अंदर आप ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। यानी इसके कॉलम्स अगर n हैं तो इसकी रोज भी n होंगी। ठीक है, ये अगर दोनों सेम होंगे तभी आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो अगर इसके 2 कॉलम्स हैं तो ये आर स्क्वायर के अंदर होगा, अगर इसके 3 कॉलम्स हैं तो ये आर क्यूब के अंदर होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब आगे एग्जाम्पल है, देखिए आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है यहाँ पे हमारे पास 2/3, और ये एक वेक्टर है जिसका ऑर्डर है 3/1। तो देखिए दरमियान वाली चीज़ सेम आ रही है दोनों की, इसका मतलब है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। जैसे हम पीछे मल्टीप्लाई करते थे कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा रूल यहाँ पर ये है कि जब आप मैट्रिक्स इक्वेशन लिख रहे हो, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है तो ये तरीका होता है कि यहाँ से वेक्टर का पहला एलिमेंट उठाएं जो कि 4 है, और इसके अंदर इसका पहला कॉलम लिख लें 1 0। इसी तरह से वेक्टर का दूसरा कॉलम, दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 है, वो लें और इसके अंदर इसकी दूसरी यहाँ से ये कॉलम वाली वैल्यूज़ लिख लें 2, -5। फिर इसी तरह से इसका तीसरा उठाएं यहाँ से जो कि 7 है, और यहाँ से तीसरा कॉलम कौन सा है, -1 और 3। फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 1 4 4 0 0, फिर 3 2 6, 3 5 15, 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। फिर ये तीनों वेक्टर्स क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो अब आपने पहला एलिमेंट आपस में ऐड कर देना है, 4 + 6 -7, और दूसरा एलिमेंट आपस में ऐड कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप दूसरी एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखें, अब ये आर स्क्वायर है ना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 एंट्रीज आ रही हैं, तो आप पहली एंट्री लिखेंगे और इधर से पहला कॉलम लिख लेंगे, इस तरह प्लस लगा के। फिर दूसरी एंट्री लिखेंगे आप 7, और दूसरा कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 4 को अंदर बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करें, 7 को सबसे करें, फिर इनको प्लस कर दें आपस में, तो आपका आंसर आ जाएगा। या नॉर्मल जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को, उस तरह से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको ईजी लगे। उसके बाद है जी एग्जाम्पल, 3 वेक्टर्स हैं V1 V2 V3 और R पावर M के अंदर हैं। राइट द लीनियर कॉम्बिनेशन 3v1 -5v2 + 7v3 एज अ मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर। मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स और उसके साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से जैसे ये हमने ऊपर ये मैट्रिक्स था और ये वेक्टर था, इस फॉर्म में हमने लिखना है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास V1 V2 V3 है ना, हम इसको तीनों को इस तरह से एक मैट्रिक्स बना देते हैं। और ये जो एंट्रीज़ हैं 3 -5 7, क्योंकि हमने देखें बाहर ये नंबर्स होते थे जो ब्रैकेट के बाहर, ये हम किस में लिख लेते हैं, वेक्टर में लिख लेते हैं ना। तो इनको अगर हम एक ब्रैकेट में कर दें तो बाहर वाले जो नंबर हैं ये 3 -5 7 ये वेक्टर बन जाएंगे, 3 -5 7। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए बन गया और ये वेक्टर एक्स बन गया। तो ये बन गई फॉर्म हमारी ए एक्स की। इस तरह कह रहे हैं, अगर आपको इक्वेशंस 2 दी गई हैं और आपने उसको जो है वो मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, AX = B ना, यानी एक वेक्टर आपके पास हो, एक मैट्रिक्स हो, एक वेक्टर हो, और सामने एक और जो है इसी तरह से B वेक्टर होता है। तो अब आपने इस फॉर्म में इन इक्वेशंस को अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। देखिए जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे आप बाहर लिखेंगे। वेरिएबल कौन सा है हमारा, यहाँ पे x1 है,
x1 लिखेंगे और इसके साथ x1 के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे वाली इक्वेशन में x1 है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। प्लस इसी तरह से दूसरा वेरिएबल लिखेंगे हम x2 और x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और दूसरी में -5 है, ये आ गया। और प्लस x3 लिख के इसका -1 है और इसका 3 है, ये लिख लें। और इक्वल के सामने क्या है 4 और 1, उसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख दें। अब आप ये जो x1 x2 x3 जो बाहर होते हैं उनको आप इस तरह से कॉलम बना लें या वेक्टर बना लें, और जो अंदर है हमारे पास 1 0 2 -5 -1 3, इनको आपने इस तरह से मैट्रिक्स बना दिया तो ये हमारे पास AX = B वाली फॉर्म बन गई। ये A है, ये X है, = ये B है। अगर आप इस स्टेप में नहीं भी जाना चाहते आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि x1 की जो वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिख दें, x1 के साथ 1 और 0 है। x2 की जो वैल्यूज़ हैं वो आप सेकंड कॉलम में लिख दें, x3 की वैल्यूज़ थर्ड कॉलम में लिख दें। जो वेरिएबल्स हैं वो आप इधर वेक्टर बना दें। जैसे हम, आपको याद होगा 9th क्लास में मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ते थे तो उसके अंदर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन के अंदर इसी तरह ओपन करते थे ना उसको, कि पहले जो कोएफिशिएंट्स होते थे वो हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते थे, साथ में हमारा वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स आ जाता था और इक्वल के सामने B वाला मैट्रिक्स आ जाता था। अब ये फॉर्मल डेफिनेशन दे दी है यहाँ पे इन्होंने, आप पढ़ लीजिएगा, सारी बाद में पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि x = B को हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि आप ये एंट्रीज लिखते हैं जो कोएफिशिएंट्स वाली होती हैं और साथ ही जो इक्वल के सामने वाले नंबर्स होते हैं 4 और 1 वो भी इधर एक नया कॉलम बना देते हैं। हमने पीछे सीखा था ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना, तो उसी तरह से A1 A2 अप टू AN यानी सारी एंट्रीज आएंगी मैट्रिक्स की, और जो B वाले नंबर हैं यानी जो इक्वल के सामने होते हैं वो भी अगर आप एक नया कॉलम बना के लिख देंगे तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। अब एग्जाम्पल है, यहाँ पे A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, कहते हैं इज़ द इक्वेशन AX = B कंसिस्टेंट फॉर ऑल पॉसिबल B1 B2 B3, यानी B1 B2 B3 की सारी वैल्यूज़ के लिए क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंसी पता चलाने के लिए हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना पड़ता है ना, तो अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये कंसिस्टेंट होगा, अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। अब सोल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, हम सारे कोएफिशिएंट लिख लेंगे पहले, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा हमने, और ये जो B1 B2 B3 है ये एक नया कॉलम बना दिया आपने। इसको अब कन्वर्ट कर लेना आपने रिड्यूस्ड एचेलॉन में, कि 1 के नीचे इन दोनों को भी 0 बना दें, फिर इधर से हमारी लीडिंग एंट्री को आप चाहें तो 1 बना लें, चाहे तो 2 ही रहने दें और इसके ऊपर नीचे भी 0 बना लें। थर्ड में भी हमारी अगर कोई लीडिंग एंट्री बनती है तो उसको 1 बना के उसके ऊपर सारे 0 बनाने हैं। तो जब आप इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट करेंगे ना तो कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी कि देखें एंड वाली पूरी रो हमारी 0 हो जाएगी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला जो हमारा B वाला कॉलम है ना वो सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि वो वैल्यूज़ थी B1 B2 B3 ना, तो वो 0 नहीं हुई। बाकी इधर देखें ये वाले तीनों 0 हो गए हैं, तो फर्स्ट 2 रोज़ तो हमारी जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन थर्ड रो क्या हो गई, पूरी 0 हो गई। तो इधर 0 हो गया और ये जो है ये तो इक्वल के दूसरी साइड पे आता है ना, तो ये तो 0 नहीं हुआ, यानी यहाँ पे ये कुछ और वैल्यू आ रही है। तो जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो इनकन्सिस्टेंट होता है ना। हमने ये पीछे पढ़ा था ना इस तरह से कि अगर 0 = 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट है, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर इस तरह से 0 = 0 हो तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ 0 = 0 नहीं आया, इक्वल टू सम अदर नंबर आ गया है, तो नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो अगर 0 के इक्वल है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। एक और इसकी ट्रिक क्या होती है देखने की, कि आपने देखना है कि हर रो में ना पिवट एलिमेंट लाजमी मौजूद हो। जैसे इसमें पिवट एलिमेंट मौजूद है 1, सेकंड रो में भी पिवट एलिमेंट मौजूद है, थर्ड रो में पिवट एलिमेंट नहीं है, तो फिर हमारा फंक्शन जो है, जो सिस्टम है वो नॉन कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर तीनों में कोई ना कोई पिवट एलिमेंट होता तो फिर ये कंसिस्टेंट होता, अब एक में पिवट एलिमेंट नहीं है तो ये फिर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कहते हैं कि आपको ABC 3 इसी तरह से मैट्रिसेस दिए हुए हैं और बताएं कि इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ये है या ये है। तीनों को बारी बारी आपने चेक करना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे पास जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है वो कौन कौन से मैट्रिसेस हैं, A B और C है ना, इनके साथ बाहर कुछ ना कुछ आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको प्लस करना है। जैसे यहाँ C1 C2 C3 कर सकते हैं हम, या फिर आप स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c कर लें, ताकि आपको पता चले इजीली कि मैट्रिक्स A के साथ जो स्केलर है वो स्मॉल a है, मैट्रिक्स B के साथ जो स्केलर है वो स्मॉल b है और इसके साथ स्मॉल c। और ये इज इक्वल टू क्या होता है, एक वेक्टर B होता है, तभी लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है ना। अब ये A एज इट इज स्मॉल, कैपिटल A की यहाँ वैल्यू पुट कर दें जो कि हमें दी हुई है 4 0 -2 -2, प्लस स्मॉल b एज इट इज, कैपिटल B की वैल्यू पुट कर दें 1 -1 2 3, स्मॉल c एज इट इज, कैपिटल C की वैल्यू पुट कर दें
0 2 1 4 और इक्वल टू, ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसके है 6, ये जो ए पार्ट अभी हम कर रहे हैं ना, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी 6 -8 और -1 फिर -8। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है यहाँ से। अगर ए बी सी का सोल्यूशन हमें मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये बन जाएगा 4a 0 -2a -2a, प्लस इसी तरह से बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2b और 3b, प्लस सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 0 2c c और 4c इज इक्वल टू 6 -1 -8 -8। अब ये तीनों मैट्रिसेस आपस में आप देखें तो प्लस हो रहे हैं, आप इनको ऐड कर दें, पहला एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएगा, 4a + b + 0, तो वो 4a + b आ जाएगा, 0 - b + 2c, तो ये -b + 2c हो जाएगा, -2a + 2b, और इधर से तीसरा है c, इधर से चौथा है जी -2a + 3b + 4c। अब जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होता है, यानी जो 4a + b है ये इक्वल हो जाएगा 6 के। इसी तरह से -b + 2c जो है ये इक्वल हो जाएगा -8 के, -2a + 2b + c जो है ये इक्वल हो जाएगा -1 के, और फोर्थ वाला है -2a + 3b + 4c, ये इक्वल हो जाएगा -8 के। ठीक है, ये चार इक्वेशंस बन गई। अब इनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है। आप देखें ये भी ए बी और सी हैं, ये भी ए बी और सी हैं, तो मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्योंकि -2a है, ये भी -2a है, अगर मैं माइनस करूँगी तो एक के साइन चेंज होकर +2a हो जाएंगे ना, तो एक कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो मैं कह रही हूँ सब्ट्रैक्ट 3 from 4 या 4 from 3, जैसे आप कर लें। तो 4 ऊपर लिखते हैं हम, -2a + 3b + 4c इज इक्वल टू -8, और इसमें से नीचे 3 वाली माइनस कर दें, +2b + c इज इक्वल टू -1। अब इन सब के साइन आपने चेंज कर देना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 - 2 करेंगे b आ जाएगा, ये +3c हो जाएगा इज इक्वल टू -7। इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब ये b और c है, उसके अलावा जो 2 है उसमें भी b और c है, ये -b है, ये +b है, तो अब मैं 2 और 5 को ऐड करूँगी ताकि -b + b से कैंसिल हो जाए और c निकल आए। ठीक है, यहाँ सामने कर लेते हैं, हम लिखते हैं एडिंग 2 and 5। जब ऐड करेंगे +b -b से तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये +b है, ये -b कैंसिल हो जाएगा, तो 2c + 3c ये आ जाएगा 5c इज इक्वल टू, ये -8 है, ये -7 है, तो -8 -7 -15 हो जाएगा। अब ये 5 उधर जाके डिवाइड कर दें तो c हमारे पास आ गया -3। इसी तरह से c को अब आप अगर 5 में पुट कर दें तो b निकल आएगा। ठीक है, तो c यहाँ पुट करके हम b निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा b + 3 × -3 इज इक्वल टू -7, b2 आ गया। अब आप b को इक्वेशन 1 में अगर देखें यहाँ हम b पुट कर दें तो a निकल आएगा ना, तो b यहाँ पुट करें 2 उधर जाके माइनस होगा, 4 रह जाएगा, 4 जाके डिवाइड होगा तो a 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, a जो है वो हमारा क्या आ गया 1। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था ना, b इज इक्वल टू a + स्मॉल b कैपिटल B + स्मॉल c कैपिटल C। अब यहाँ पे स्मॉल a b c की बस आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और इधर स्मॉल b की भी, स्मॉल b की वैल्यू अच्छा यहाँ भी b आ रहा है, यहाँ भी आप चाहे तो इसको कोई डिफरेंट नाम दे लेना, आप d कह देना इसको। ठीक है, मैंने नोटिस नहीं किया पहले, दोनों जगह पे स्मॉल b आ रहा है तो कन्फ्यूजन ना हो, आप इसलिए इसको कोई डिफरेंट नाम दे दें। यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं 6 -1 -8 जो हमने ऊपर ली थी, और इज इक्वल टू स्मॉल a की वैल्यू 1 आई है a, प्लस स्मॉल b की वैल्यू हमारे पास आई है 2 कैपिटल B, और स्मॉल c की वैल्यू आई है -3 कैपिटल C। तो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी सेम इसी मेथड से ट्राई कर सकते हैं कि पहले आपने उसके साथ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c लिख लेना है, सामने उसे एक नए मैट्रिक्स के इक्वल रख देना है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0 0 0 0, तो यहाँ जो मैंने 6 8 वाला मैट्रिक्स रखा था ना, यहाँ पे आपने 0 0 रख देना है, इधर से तो सारी चीज़ सेम बनेगी। अब इक्वेशंस में सामने फिर 0 0 आएगा, इसी तरह से उसको भी सॉल्व करना है आपने, और थर्ड को भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, और एंड पे लीनियर कॉम्बिनेशन बना के इस तरह से फिर आपने अपना आंसर देना है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 है, लेट A be a m × n मैट्रिक्स, देन
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, यानी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो फॉर ईच b इन R पर m द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b हैज़ अ सोल्यूशन। यानी अगर हमारा जो b है वो r स्क्वायर r क्यूब किसी भी r के अंदर अगर लाई करता है तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन का सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, ये पीछे भी हमने अभी एग्जांपल की है ना कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो फिर आपने कहना है कि हाँ जी ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें मौजूद है। अब अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम कहेंगे कि ये उस r स्क्वायर के अंदर या r पावर m जनरली बात कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर लाए नहीं करता। द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन R पर m, स्पैन का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी आगे हमारी एग्जांपल्स भी आएंगी डिफरेंट के, जिसमें हमने चेक करना होगा कि मैट्रिक्स ए के जो कॉलम है वो स्पैन करते हैं या नहीं करते, तो वो मैट्रिक्स वहाँ पे बताऊंगी कि हम कैसे पता चलाते हैं। नेक्स्ट है ए हैज़ अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो, ये बात भी मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ आपको कि हर रो के अंदर जो है एक पिवट पोजीशन का होना ज़रूरी है, तभी सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही उसको हमें बता रही हैं कि आपके पास मैट्रिक इक्वेशन कब एग्जिस्ट करेगी, जब एक तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, या फिर आप दूसरी कंडीशन क्या चेक कर सकते हो कि कॉलम्स जो है वो स्पैन करते हो R पर m में, या तीसरी चीज़ आप क्या चेक कर सकते हैं कि हर रो के अंदर एक पिवट पोजीशन मौजूद हो। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर हम कहते हैं कि ये स्पैन नहीं करता। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं ना, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की बात हो रही है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, जो पिवट पोजीशंस हम देख रहे हैं ना कि हर रो में पिवट पोजीशन होनी चाहिए, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही। ये जो सिंपल हमारा ए होता है ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वाला, इसके अंदर आपने देखना है कि जब आप इसको रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट कर लें तो फिर इसके अंदर हर रो में पिवट पोजीशन मौजूद है या नहीं है। ठीक है, ऑगमेंटेड के अंदर नहीं चेक करना होता आपने। एग्जाम्पल 4 है कंप्यूट ए एक्स, आपने ए एक्स निकालना है। अब ये पीछे हम कर चुके हैं तो उम्मीद है आप खुद कर लेंगे। ए एक्स कैसे निकालना होता है, हम इसका पहला एलिमेंट, वेक्टर का पहला एलिमेंट लेंगे x1 और उसके अंदर इसका पहला कॉलम लिख लेंगे 2 - 1 6। ठीक है, फिर इसका दूसरा एलिमेंट x2 लेंगे और इसके अंदर इसका दूसरा कॉलम आ जाएगा 3 5 -2। इसी तरह से आप x3 लेंगे और तीसरा कॉलम आ जाएगा 4 - 3 8। अब x1 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, x3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये आपस में ऐड हो रहे हैं ना, तो पहला एलिमेंट आपस में ऐड करते हैं, दूसरा आपस में, तीसरा आपस में। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा जो सिंपल पीछे हमने पढ़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, कि फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2x1 के साथ प्लस 3x2 के साथ प्लस 4x3 के साथ, तो भी आंसर सेम ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी हमारे पास, यहाँ से अब क्वेश्चन आ जाता होता है एक्सेल पेपर में, कहते हैं इन ईच पार्ट डिटरमिन वेदर द गिवन वेक्टर स्पैम R3, यानी R³ के अंदर ये वेक्टर्स लाया करते हैं या नहीं करते। तो पहले तीन वेक्टर्स हैं v1 v2 v3। हमने क्या करना है, दो तरीके होते हैं यहाँ पे, जो तीन वेक्टर्स वाला है ना, ये तो बहुत आसान है। दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें कि v1 v2 v3 को इस तरह से आप पहले कॉलम में लिखें, यानी इसको मैट्रिक्स बनाएं, v1 v2 और v3, 2 2 2, ये पहला वेक्टर है। इसको रो नहीं बनाना, ये रो नहीं है, जो ये वेक्टर है, तो वेक्टर को हमेशा आप कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, ये पहला वेक्टर है और इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा ना, जिसको मैं लेट से c1 कह देती हूँ। फिर c2 के साथ दूसरा वेक्टर आ जाएगा जो कि 0 0 3 है। फिर c3 के साथ तीसरा कांस्टेंट आ जाएगा जो कि 0 1 1 है, और ये इक्वल होंगे सम वेक्टर b। अब c को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, c2 को भी अंदर सबके साथ, c3 को भी सबके साथ, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी 2c1 फिर 2c1 2c1 प्लस 0c2 0c2 प्लस 3c2 प्लस 0c3 प्लस 1c3 प्लस 1c3 इज इक्वल टू, यहाँ पे b के जो एलिमेंट्स हैं वो भी हम ले लेते हैं। b के एलिमेंट्स हम लेट से ले लेते हैं b1 b2 और b3, तो b1 b2 b3, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएंगी आपके पास। अब इधर से आपने एक मैट्रिक्स ए बना लेना है, तो मैट्रिक्स ए हम लिख लेते हैं। उसमें क्या होता है, कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं ना सबके, तो 2 2 2 c1 के कोएफिशिएंट, c2 के कोएफिशिएंट्स और c3 के कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते, आप डायरेक्ट यहाँ से भी ए वाला मैट्रिक्स बना सकते हैं कि जो पहला वेक्टर है वो पहले कॉलम में लिख दें, दूसरा वेक्टर दूसरे कॉलम में, तीसरा वेक्टर तीसरे कॉलम में। अब ये 3/3 का है, इसमें बहुत आसान है कि आपने ना जस्ट इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता, तो वेक्टर v1 v2 एंड v3 स्पैन R3। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर कि आपने जस्ट इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। 3/3 का डिटर्मिनेंट खोलना आता है ना, एक्सपैंड करते हैं हम इसको R1 से, यानी 2 लिखेंगे 2/2 का मैट्रिक्स, फिर अगला 0 लिखेंगे 2/2 का मैट्रिक्स, फिर 0 और 2/2 का मैट्रिक्स। अब ये 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ दें तो 0 1
3 1 आ जाएगा। इस ज़ीरो के अंदर तो जो मर्जी आए, इन्होंने तो पूरा ही ज़ीरो हो जाना है ना, तो सिर्फ इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा डिटर्मिनेंट इसका -6। तो देखें ज़ीरो तो नहीं आया, तो ज़ीरो नहीं आया, इट मीन्स कि जो वेक्टर v1 v2 v3 दे स्पैन R3। ठीक है, ये चीज़ होती है सिंपल सी। लेकिन अगर अब नेक्स्ट में अगर आप देखें तो 4 आ गए हमारे पास, 4 में फिर डिटर्मिनेंट वाली चीज़ काम नहीं करती, फिर हमें दूसरा मेथड करना पड़ता है। दूसरा आप इसमें भी चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें अगर डिटर्मिनेंट वाला हो रहा है तो आप डिटर्मिनेंट ही फॉलो करें, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड है। दूसरा मेथड ये होता है कि आपने इसको रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट कर लेना है और फिर देखना है कि पिवट एलिमेंट्स जो हैं अगर हर रो के अंदर आ रहे हैं तो फिर आप कहेंगे कि ये स्पैन करता है, अदरवाइज ये नहीं करता। ठीक है, अब जो दूसरा इसका पार्ट है ना, उसमें देखें v1 v2 v3 v4 4 वेक्टर्स आ गए हैं, तो उसमें हमें फिर ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ नहीं करना, दूसरा वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये मैट्रिक्स ए लिख लेती हूँ। देखिए हमारा वेक्टर जो v1 है, मैं डायरेक्ट ही मैट्रिक्स में लिख रही हूँ वैल्यूज़ के। जो वेक्टर v1 है उसको पहले कॉलम में लिख लें 3 1 4, ये हमारा पहला कॉलम बन जाएगा 3 1 4। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है v2 2 3 5 2 3 5। फिर आ जाता है 5 2 9 5 2 9, और फिर है 1 4 -1 1 4 -1। अच्छा, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं कि सामने जो है वो b1 b2 b3 आना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्पैन करता है तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरह होगा ना कि c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 प्लस c4 v4, ये इक्वल टू b होना चाहिए। ठीक है, अब b क्योंकि R3 के अंदर लाए, हम R3 को डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो R3 के अंदर फिर b की 3 एंट्रीज होनी चाहिए, b1 b2 b3, तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली। अब इसको आपने सॉल्व करना है उसी तरीके से कि आप इसको रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट कर लें। रिड्यूस्ड एचलॉन में करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि इसका जो है वो लास्ट रो में पिवट पोजीशन मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो रिड्यूस्ड एचलॉन में करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे 1 बनाना है, इसके नीचे दोनों ज़ीरो, तो इसको ही मैं ऊपर ले जाती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं R1 को R2 के साथ, तो 1 वाली ऊपर चली जाएगी रो और दूसरी नीचे आ जाएगी, तीसरी एज इट इज़। ओके, अब आपने क्या करना है, इस 1 के नीचे दोनों ज़ीरो बनाने हैं। तो रिड्यूस्ड एचलॉन अब आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी कि हमने किसको चेंज लाना है, किस में लाना है, R2 में लाना है और R3 में लाना है। उसमें से अब माइनस कर देना है कि 3 को 0 बनाना है, 4 को 0 बनाना है, और ये 1 R1 में पड़ा हुआ है तो इसके साथ R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये ऑपरेशंस आपने अप्लाई कर लेने हैं रफ में, और R2 और R3 में जो चेंजिंग्स आएंगी वो लिख लेनी है। R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, ये एज इट इज़ रहेगा। तो R2 के जो आंसर्स आएंगे वो मैं आपके सामने लिख रही हूँ, वो आ जाएगा 0 11 11 -11, और यहाँ पे b1 -3 b2 आ जाएगा। इसी तरह से R3 के जो आंसर्स होंगे वो 0 17 17 -17, और यहाँ पे b3 -4 b2 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके नीचे 0 बन चुके हैं। अब हमें इसका नेक्स्ट पिवट एलिमेंट ये है ना, इसको 1 बनाना है और इसके भी ऊपर नीचे 0 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे R2 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से, ताकि 11 से डिवाइड होकर 1 हो जाए। ठीक है, फिर R3 में भी देखें सब 17 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उसको भी कर लेते हैं 17 से डिवाइड, दोनों एक ही साथ कर लेते हैं, ताकि इधर भी जो पिवट पोजीशन है ना वो 1 बन जाए हमारी। तो R1 तो सेम रहेगी 4 b2, और यहाँ पे 0, यहाँ 1 1 -1, और ये 1/11 इंटू b1 -3 b2, 0 1, ये 17 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1/17 इंटू b3 -4 b2। अब देखिए यहाँ पे इसको हम 1 बना चुके हैं। अब इसके ऊपर नीचे हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो ऑपरेशंस कौन से अप्लाई होंगे, इसके ऊपर 0 बनाना है हमें, यानी R1 में चेंज चाहिए, यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। 3 को 0 बनाना है और ये R2 के अंदर पड़ा हुआ है, ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, और R3 में से जस्ट आप R2 को माइनस कर देंगे तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो हमें R1 के अंदर जो आंसर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1 0 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/11 b1 -20 समथिंग b2। इसी तरह से जो सेकंड रो होगी वो हमारी बन जाएगी 0 1 1 -1 1/11 b1 -3 b2, और जो लास्ट रो होगी वो हमारी बन जाएगी सारी ही 0। ठीक है, ये पूरी 0 चारों हो जाएंगे, और इधर हमारा आंसर आ जाएगा 1/17 इंटू समथिंग, जो भी यहाँ पे आएगा वो लिख लेना है। अब अगर आप देखें तो इसमें पहले में भी पिवट पोजीशन मौजूद है, दूसरे में भी पिवट पोजीशन मौजूद है, लेकिन तीसरी में पिवट पोजीशन नहीं है।
क्योंकि ये जो एंड वाली वैल्यूज़ हैं ये तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद आती है ना। हमने तो जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके अंदर देखना होता है कि हर रो में पिवट पोजीशन मौजूद हो। तो यहाँ पे पिवट पोजीशन मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पिवट पोजीशन मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो फिर इट डज नॉट या डू नॉट स्पैन R3। ठीक है, V1 V2 V3 V4 डू नॉट स्पैन R3। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है डिटर्मिनेंट के अलावा। 3/3 में आप डिटर्मिनेंट फॉलो कर लेना, 4/4 में आपने इसी तरह करना है। ठीक है, आप चाहें तो इसका ऑगमेंटेड ना लिखें, मैंने यहाँ पे जो बी वाली चीज़ लिखी है आप चाहें तो ये ना लिखें, क्योंकि हमने इसको तो देखना ही नहीं है ना, हम तो सिर्फ ये जो हमारा क्वेश्चन मैट्रिक्स है उसकी रोज़ को देखना चाह रहे हैं। तो आप ये बी वाला बेशक कॉलम स्किप कर दें, ये 4 आप लेकर चलते रहें एज इट इज़। और देखें अगर एंड पे ये सारे 0 हो गए हैं तो इसमें पिवट पोजीशन मौजूद ही नहीं है लास्ट में, तो फिर हम कहेंगे कि ये स्पैन नहीं करता। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेना है सेम इसी तरीके से। उसमें भी 4 वेक्टर्स हैं, आपने इसी तरह से चारों लिख लेने हैं, उसको रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट कर लेना है। जब आप रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आपने जो है वो इसकी पिवट पोजीशंस देख लेनी है। अगर तीनों में मौजूद होंगी तो आप कहेंगे इट स्पैन्स R3, और अगर तीनों में मौजूद नहीं है तो इट डू नॉट स्पैन R3। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।